मास्टर योर बॉडी वेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका कोच राजन शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिगिनर सीरीज कैसे होने वाली है वो बताया था और आपको दो तरह के वर्कआउट स्प्लिट्स बताए थे डिपेंडिंग कि आप कितनी बार एक वीक में वर्कआउट कर सकते हो, 4 बार, 5 बार या 6 बार। तो उसको आगे बढ़ाते हुए ही हम आज जो हमारा पहला वर्कआउट डे रहेगा यानी कि मंडे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, उसका वर्कआउट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मंडे पे होने वाला है जो कि है हमारा अपर बॉडी सेशन। अभी अपर बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं, पुल के भी और पुश के भी। अभी जब हम इस बिगिनर स्टेज पे हैं, जब हम कैलिस्थेनिक्स जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फंडामेंटल मूवमेंट जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था उन पे वर्क करें और उनकी एक्सेसरी मूवमेंट्स पे भी वर्क करें। तो अभी अगर हम पुल पुश ऐसे हर दिन अलग डेडिकेट करेंगे हर मूवमेंट को, तो हमारे पास ज़्यादा करने के लिए कुछ होगा नहीं, बिकॉज हमारा अभी स्ट्रेंथ लेवल बहुत कम है, प्लस हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका ये होगा कि हम पुल और पुश को कंबाइन करें और एक एफिशिएंट वर्कआउट रूटीन क्रिएट करें। तो आज मंडे अपर बॉडी में आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कैलिस्थेनिक्स एक अपर बॉडी डोमिनेंट स्पोर्ट है, तो ये चीज गलत नहीं होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स जो आती हैं कैलिस्थेनिक्स में अपर बॉडी से ही निकल के आती हैं। अगर हम स्ट्रीट लिफ्टिंग एज ए स्पोर्ट को साइड में रख दें तो सारी मूवमेंट्स 80-85% मूवमेंट्स अपर बॉडी से ही आएंगी। बट लोअर बॉडी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपका लोअर बॉडी इंक्लूडिंग योर कोर आपके अपर बॉडी मूवमेंट्स को असिस्ट करने में, स्ट्रेंथन करने में, स्टेबलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अपर बॉडी मूवमेंट्स। देखो, जैसा कि मैंने बताया, मंडे यानी अपर बॉडी यानी पुल एंड पुश मूवमेंट दोनों कंबाइन। यहाँ पे पुल मूवमेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। मेन मूवमेंट जो कि आपका है वो है पुल अप। आई होप अगर आप ये सीरीज अभी देख रहे हो, ये एपिसोड, तो आपके पास पुल अप बार अवेलेबल है, डिप बार अवेलेबल है और थोड़ी सी फ्लोर जगह आपने साफ करके रखी हुई है। तो देखिए, पुल में सबसे पहले हम पुल अप सीखेंगे। अभी आप बोलोगे कि मैं तो बिगिनर हूं, मैं कैलिस्थेनिक्स सोच रहा हूं स्टार्ट करने का, पुल अप तो मुझसे नहीं होता, तो मैं क्या करूं? ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसका एक वर्जन नीचे यानी रिग्रेशन ट्राई करेंगे, जो कि बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू पुल अप। अभी क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं यार, जो बिगिनर होते हैं, कि पुल अप बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, पुशअप्स तो मैं 10-15 मार लेता हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 100 पुशअप मार लेते हैं एक दो में, बट पुल अप एक भी नहीं मार पाते। मतलब या तो यार इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाते उस मूवमेंट को, या उतना तरीके से फोकस नहीं कर पाते। अभी देखो, पुलअप्स क्रैक करना, स्टार्टिंग में एक फर्स्ट पुलअप अनलॉक करना, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, बहुत इजी है अगर सही से प्रोग्रेशन वाइज आप अगर चलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि अगर आपसे बॉडी वेट पुलअप नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पुलअप्स को समझते हैं कि पुलअप्स में एक्चुअली क्या क्या चीज यूज होती है, क्या क्या चीज आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखिए, मेरे सामने एक पुलअप बार है। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे, यानी जिस पॉइंट से मेरा हाथ बार पे टच हो रहा है, जहां से मैं हैंग कर रहा हूं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये चीज ही स्ट्रांग नहीं होगी तो जो बॉडी में जान है, जिसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो एफिशिएंटली आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इस मूवमेंट पे। मतलब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ही वीक है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो बाकी का बॉडी कैसे वर्क करेगा एज ए यूनिट। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे बार को ग्रैब करना है, ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे। अगर आपको पुलअप सीखना है एज फास्ट एज पॉसिबल, तो सबसे बेस्ट ग्रिप है शोल्डर विड्थ अपार्ट। देखिए, अगर मैं अपने शोल्डर की विड्थ देखूं, यहाँ से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑलमोस्ट मेरा कोनी से फिंगर तक का डिस्टेंस है, और इसको सेम मैं ऊपर नापूंगा तो करीब करीब इतना आएगा। अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ कि इतना आएगा। अभी जो पॉइंट ए जो पॉइंट बी है, उसके बाहर या फिर ऊपर मैं पुलअप बार को ग्रैब करूंगा। सो ये मेरा डिस्टेंस है जो मुझे मेंटेन करना है, ताकि मैं मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर पाऊँ। अभी मैक्सिमम फोर्स आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो और शायद ऐसे भी कर पाओगे, बट एज अ बिगिनर आप मेक श्योर करें कि आप ये ग्रिप यूज़ कर रहे हैं, हैंग करें और फिर पुल करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब हमने डिस्टेंस समझ लिया तो ग्रिप कैसा करना है। अभी कोई क्वेश्चन होता है लोगों का कि ग्रिप ऐसे थंब ऊपर करके रखूं लाइक दिस, या थंब नीचे करके रखूं लाइक दिस। वापिस से देखिए, ये एक ग्रिप है और ये दूसरी ग्रिप है। बेस्ट क्या रहेगी?
देखो पुलअप्स के लिए आपने अगर जिम में देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को पुलअप करते हुए, तो उनका ग्रिप ये रहता है, आइडली थंब ऊपर रहता है, जो कि एक तरह से सही भी है उनके गोल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहला तो वो बहुत ही वाइड ग्रिप यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं वाइड ग्रिप में थंब अंदर रखूंगा तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होगा मेरे लिए, बिकॉज रिस्ट के लिए एक नेचुरल पोजीशन नहीं है, ठीक है। सो पुल करने से ज्यादा ध्यान मेरा इधर रहेगा कि ये मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है। सो बेटर ये रहेगा, अगर आप वाइड ग्रिप कर रहे हो तो थंब ऊपर रखो, अगर आप नैरो या फिर नॉर्मल ग्रिप यूज कर रहे हो तो थंब नीचे रखो। तो हम क्योंकि बिगिनर स्टेज पे हैं और पुलअप सीख रहे हैं, तो हम ये ग्रिप यूज करेंगे, थंब अंडर द बार। और एक और प्लस पॉइंट है इस ग्रिप का कि बिगिनर्स के लिए ये ग्रिप में ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे तो इसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो सेकेंड थिंग नोटेड, ग्रिप डिस्टेंस एंड देन ग्रिप एंड देन हैंग। अभी जो अगली चीज के बारे में हम समझेंगे वो है स्टार्टिंग पोजीशन। फर्स्ट स्टेप ग्रिप डिस्टेंस, देन ग्रिप एंड देन हैंग। अभी मैं डेड हैंग पोजीशन पे हूं। देखिए, अब आप पूछोगे कि डेड हैंग क्या होता है। देखो, हैंग दो टाइप का होता है, एक एक्टिव हैंग और एक पैसिव हैंग। एक्टिव हैंग में क्या होता है, चलो मेरे साथ आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अपने हाथ ऐसा ऊपर लेके जाओ। अभी यहां से आप शोल्डर्स को एलिवेट कर सकते हो और डिप्रेस कर सकते हो। एलिवेट, डिप्रेस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ स्कैपुलर मसल, जो कि हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये देखो, ये एलिवेट और ये डिप्रेस्ड। सेम मैं यहाँ पे बार ग्रैब करूंगा, हैंग करूंगा धीरे से, स्ट्रेट लाइन, लेग्स खुला नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। हैंग करेंगे, लेग्स एक दूसरे से चिपका के रखेंगे और सेम मूवमेंट रिपीट करेंगे। डिप्रेस्ड, एलिवेट, डिप्रेस्ड, एलिवेट। अभी देखो, जब यहाँ पे जब मैंने हैंग किया तो मैं अपना पूरा बॉडी वेट होल्ड कर रहा था, तो ये मूवमेंट ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एज अ बिगिनर। सो जितना इजीली आप यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहे थे, उतना इजीली हैंग करने के बाद शायद आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप अभी बिगिनिंग स्टेज पे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहली मूवमेंट पुल सीखने से पहले ये आपको प्रैक्टिस करना है। दिस इज एक्टिव हैंग एंड पैसिव हैंग। एक्टिव हैंग इज दिस स्कैपुलर डिप्रेस्ड, पैसिव हैंग इज जस्ट रिलीज कर देते हैं उसे, एकदम से डेड हैंग, जिसे हम डेड हैंग भी बोलते हैं। सो सबसे पहला काम हम करेंगे, डेड हैंग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 सेट अप टू एटलीस्ट अ मिनट आप लेके जाइए इसे। दो फायदे होंगे इसके। सबसे पहले तो स्कैपुलर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं पहले बताया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी ग्रिप स्ट्रेंथ, वो आपका इंप्रूव होगा। अगर आप 1 मिनट तक ऐसे हैंग कर सकते हो ना, तो मैं बता रहा हूं आप पुल अप बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो ये दो चीजें पे पहले हम वर्क करेंगे। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपसे डेड हैंग 1 मिनट तक हो रहा है, तो हम एक्टिव हैंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए, एक्टिव हैंग में हम ये करेंगे, हैंग एंड रिलीज, हैंग एंड रिलीज, हैंग एंड रिलीज। अगर आपने नोटिस किया है तो इसमें मैं आर्म्स को बेंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो फिर पुल अप हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पुल अप, विच इज स्कैपुलर पुल अप्स। इसे हम स्कैपुलर पुल अप्स ही बोलते हैं। तो हैंग करूंगा, स्कैपुलर पुल एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कई लोगों को ये समझ नहीं आता मूवमेंट की कैसे करें। आई सीन देम कि वो ऐसा हल्का हल्का ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इसको भी करने का एक तरीका है। देखो, जब आप हैंग कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अप, ऐसे थोड़ा सा आप पीछे जाओ और फिर नीचे आओ। मतलब एक तरह से मान लीजिए ये मैं हैंग कर रहा हूं, तो आपको चेस्ट ओपन करना है, लाइक दिस एंड डाउन, ओपन एंड क्लोज, बजाय कि आप सीधा सीधा ऐसे करे जा रहे हो। तो और एफिशिएंट बनाने के लिए थोड़ा सा चेस्ट ओपन कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए एंड देन पुल कीजिए। ये सेकंड स्टेप होगा। इसके भी 3 से 4 सेट्स कीजिए और 15 to 20 रेपिटेशंस। ये आपका स्कैपुलर मसल स्ट्रेंथ जो पुलिंग्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो इसको बहुत स्ट्रांग बनाएगा और पुलिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम में से अभी बिगिनर्स कुछ ऐसे भी रहेंगे जो थोड़े से ओवरवेट है, जिनके लिए डेड हैंग करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जिनको फैट लॉस करने की पहले ज्यादा जरूरत है। तो उनके लिए भी देखो, उनका फैट लॉस का प्रोसेस तो साइड बाय साइड चलता रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा HIIT कार्डियो ऐड करना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल बिल्डिंग द स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हो।
ऐसा नहीं कि इससे फैट लॉस नहीं होगा, अलग अलग तरीके होते हैं वर्कआउट रूटीन बनाने के अकॉर्डिंग टू द गोल्स। बट मैं आपको ऐसे वेरिएशन बता रहा हूँ, अगर आपको वहाँ पे डेड हैंग नहीं हो रहा है, अपना बॉडी वेट इतना अभी है कि कैरी नहीं कर पा रहे हो, स्कैपुला पुल अप नहीं हो रहा है, तो एक ईजी वेरिएशन देखो। आपको इस हाइट का बार ढूंढना है सबसे पहले तो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम चेयर पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। ये एक तरह से चेयर पोजीशन है जिसमें मेरे पैर नीचे हैं, तो मैं हैंग भी कर रहा हूँ बट मेरा बॉडी वेट नीचे ज़मीन पे भी है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ वापस से करूँगा स्कैपुला पुल्स, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज मुझे अपना पूरा बॉडी वेट कैरी नहीं करना पड़ रहा है, आधा बॉडी वेट नीचे ज़मीन पे है। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए, इसके रेपिटेशंस कीजिए। यहाँ पे आप इजीली हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस कर सकते हो, 20, 25, 30, इतना स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए, साइड बाय साइड थोड़ा सा आपका फैट रिड्यूस हो जाए, तो आप स्ट्रेट हाई बार पे जाइए और वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ये वेरिएशन उनके लिए था जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो मैंने बोला था कि अगर आपसे पुल अप नहीं हो रहे तो एक ईजी वेरिएशन बताता हूँ, जो यहीं पे ही होगा, सेम जगह पे होगा। फर्क इतना रहेगा कि जहां पे हम स्कैपुला पुल कर रहे थे वहां पे हम पूरा पुल करेंगे, देखिए ऐसे। और एक बिगिनर अगर स्कैपुला पुल से स्टार्ट करेगा यहाँ पे लो बार पे, मैं ये समझता हूँ 3 से 4 हफ्ते में वो ये वाला पुल इजीली कर पाएगा, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस स्टेज पे स्ट्रेंथ बिल्डअप होने में। इसे हम बिगिनर गेन्स भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप स्ट्रेंथ बिल्डअप पे वर्क करते हैं, अब सब कुछ चेक में रखते हैं, अपना स्लीप, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, तो प्रोग्रेस जो है वो बहुत जल्दी होता है। फिर एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेज पे जब आप स्कैपुला पुल से स्टार्ट करेंगे, फिर पुल से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी आप हाई बार पे जो पुलअप करने हैं इवेंचुअली आपको कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इजीली आप टारगेट कीजिए 15 to 25 रेपिटेशंस, 4 से 5 सेट्स। मैं इतने हाई रेपिटेशंस क्यों बता रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हाई वॉल्यूम प्रैक्टिस करना इस स्टेज पे, बिकॉज आपको मूवमेंट परफेक्ट करना है। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट को रगड़ोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करते रहोगे, बॉडी उस मूवमेंट में और एफिशिएंट बनती रहेगी। जितने भी फालतू के मूवमेंट्स है, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी है जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट मूवमेंट, वो बॉडी एलिमिनेट करती जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी देखो एक बात समझ लो, चेयर पुलअप और रेगुलर पुलअप जो कि ऐसा दिखता है, उसमें एक बहुत बड़ा जंप है, स्ट्रेंथ का जंप है। मतलब आपको बीच में भी, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चाहिए जिसको आप अगर प्रैक्टिस करो तो वहां से यहां तक पहुंच जाओ। मतलब इन 2 सीढ़ी में एक और सीढ़ी आपको चाहिए। वो क्या होगी, देखिए वो अब 2 तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं। पहला तो रेजिस्टेंट बैंड यूज करके, बिकॉज ये बहुत अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना, ग्रेजुअली बिल्डअप करने का। ये रेजिस्टेंस बैंड देखिए हर काइंड ऑफ थिकनेस में आता है, आपको मोटा भी मिल जाएगा, उससे पतला और बहुत ही पतला भी मिल जाएगा। तो मान लो अगर आज मैं सबसे मोटे बैंड से 10 पुलअप कर रहा हूं, तो मैं ट्रैक रख सकता हूं कि फ्यूचर में आने वाले सेशंस में मैं इसकी थिकनेस घटा रहा हूं और नंबर ऑफ रेप्स वही मेंटेन करता जा रहा हूं। तो ऐसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसको यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है। अभी देखो ये जो येलो बैंड है, ये आई थिंक मीडियम थिकनेस का है और ये कुछ 700 या 800 रुपए में आपको मिल जाएगा अमेजोन से भी, या आप किसी भी फिटनेस स्टोर से खरीदोगे। बांधने का बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे हैंग कीजिए, लटकाइए इसको और बीच में से खींच लीजिए। बस मेक श्योर कीजिए कि बीच में कोई ट्विस्ट या टर्न्स नहीं है, सीधा एकदम लटका हुआ है, क्योंकि जितना टर्न्स होगा उतना इस पे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा और बैंड की लाइफ आपकी डिक्रीज कर देगा। अभी ये इस तरह से लटका दिया मैंने इसके अंदर। अभी कई लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से पकड़ते हैं और ऐसा करते रहते हैं। यार समझ नहीं आ रहा कैसे करूं इसको मैं। देखो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है। आपको थोड़ा सा ऊपर से पकड़ना है, इसको खींचिए और फिर यहाँ पे बैंड जगह मिल जाएगा आपको पैर रखने का, और इसको अच्छे से दबा दीजिए। एक पैर अंदर गया काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों पैर अंदर डालना है। एक पैर डालो, इनफ है वो। ग्रैब करो बार को, ग्रिप परफेक्ट करो, धीरे से हैंग करो और दूसरा पैर इससे चिपका दो। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज जस्ट पुल एंड डाउन, पुल एंड डाउन। ठीक है, ये तो था पहला तरीका।
जो मैं बीच वाली सीढ़ी की बात कर रहा था। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आप बैंड जैसी चीज पे 700-800 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, आपको एक ऐसा बार ढूंढना पड़ेगा जो आपके चिन के लेवल पे आता है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम नेगेटिव पुलअप करेंगे। देखो मसल कैसे काम करती है, आप फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स अप्लाई कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्क्वीज होना जिसे बोलते हैं, फ्लेक्स होना जिसे बोलते हैं, तो ही फोर्स अप्लाई होता है। अभी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लिम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आप उस फोर्स को या तो पुश में कन्वर्ट करते हो या पुल में कन्वर्ट करते हो। यानी अगर मैं यहाँ पे पुल करना चाह रहा हूँ तो मेरे लैट्स मसल, बाइसेप और कोर मसल फ्लेक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं फॉर मी टू एबल टू डू दिस मूवमेंट। अभी अगर मैं उन सेम मसल ग्रुप को एसेंट्रिक यानी लेंदरिंग फेज में टारगेट करूं, यानी कि जिसे हम नेगेटिव पुल अप भी बोलते हैं, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगा, धीरे से नीचे जाऊंगा, तो एक तरह से मैं उन मसल्स को सेम तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा हूं। ब्रेकडाउन हालांकि उतना नहीं होगा जितना कॉन्सेंट्रिक फेज में होना चाहिए, बट वो स्ट्रेंथ बिल्डअप का जो फेज है उसमें वो हेल्प करेगा और इवेंचुअली आप उसको कॉन्सेंट्रिक फोर्स में भी कन्वर्ट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है बट बताना ज़रूरी था। देखिए, आपको सेम ग्रिप डिस्टेंस पे ग्रिप करना है, थंब अंडर द बार। यहाँ पे चिन हम स्टार्टिंग से ही ऊपर रखेंगे। देखो, अगर आप ऐसे पोजीशन पे हो कि आपका फोरहेड यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा हाइट बढ़ा लीजिए नीचे। जैसे कि देख सकते हैं मैंने बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और प्लेट भी रखी हुई है ताकि मेरा चिन जो है वो आसानी से यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम पुलअप्स को कंप्लीट समझते हैं। तो यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। अभी क्या तरीका होगा, एक पैर, ये देखिए मेरा जो लेफ्ट फुट है वो हम धीरे से आगे लाएंगे, चिन को ऊपर लाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे जो हमारा दूसरा पैर है उसको भी ऊपर ले आएंगे और फिर धीरे से नीचे। देखिए, ये चीज़ जो है ना बहुत स्लो करने वाली चीज़ है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाओगे, उतना पावर जनरेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में ही होनी चाहिए, लाइक दिस। ये चीज़ आपको हेल्प करेगा इवेंचुअली ये करने में। सो जो राइट टेक्निक है, फॉर्म है, उससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर ऐसे ही बिना कुछ देखे आप करते रहे ये सोच के कि यार कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, तो बहुत कभी ना कभी ही होगा। जो बंदा आपके अगर साथ में स्टार्ट कर रहा है और इस फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करेगा, आई कैन बेट वो जल्दी सीख जाएगा। चलिए, ये तो होगी वर्टिकल पुल की बात, जहां पे आप अपने करंट स्ट्रेंथ लेवल के अकॉर्डिंग मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो यहां से लो बार से प्रैक्टिस कीजिए, चेयर पुलअप्स, चेयर स्कैपुला पुलअप्स। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि हाँ नहीं मैं हैंग कर सकता हूँ एटलीस्ट 30 to 45 सेकेंड डेड हैंग, तो हाई बार से स्टार्ट कीजिए। आपके पास जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं आपके पास बैंड्स अवेलेबल हैं, नेगेटिव पुलअप्स आप कर सकते हैं, चेयर पुलअप्स आप कर सकते हैं। अब हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल पुल। देखो, हॉरिजॉन्टल पुल में सबसे इजी वेरिएशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन पुलअप है। कैसा लगता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको इसी बार पे पैर आगे लेके जाना है और पीछे रिक्लाइन करना है। नाउ यहाँ से आप पुल करेंगे एंड बैक, पुल एंड बैक। अभी ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल पुल नहीं है बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं ये बीच में आता है 60-70 डिग्रीज पे। प्रॉपर हॉरिजॉन्टल पुल जो होता है वो इन्वर्टेड रोज होता है, वो मैं इसके बाद दिखाता हूँ। क्या होता है ना कि आप सीधा इन्वर्टेड रोज करने जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर्म समझने में और हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस परफॉर्म करने में। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप से ही पहले स्टार्ट कीजिए। इसका फॉर्म बहुत ईजी है। देखो, ग्रिप हर जगह सेम रहेगा जैसे हमने वहाँ हाई बार पे समझा था। पैर मैं जितना आगे लेके जाऊंगा उतना मेरे लिए ये मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद तो बहुत ही कम एफिशिएंट हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पैर यहाँ पे आ गए, अब मैं पुल कर रहा हूँ तो बार मेरे यहाँ अपर चेस्ट पे आ रहा है। आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है, जब आप पुल कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन पुलअप में तो बार
चेस्ट एरिया में ही रहना चाहिए, या तो लोअर चेस्ट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम या अपर चेस्ट के पास। इससे ऊपर शोल्डर गर्डल पे अगर आपके बार आ रहा है तो मूवमेंट का एफिशिएंसी घट रहा है, बिकॉज उसमें लैट से ज़्यादा आपके ट्रैप्स टारगेट हो रहे हैं। हाँ, अगर आप ट्रैप्स टारगेट करने के लिए वो मूवमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे मान लीजिए आप फेस पुल करते हैं, मतलब सिमिलर इफेक्ट आपको मिलेगा अगर आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप ऐसे करोगे। ये ऐसा नहीं है कि मूवमेंट का कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, शायद रेयर डेल्स में दिखेगा आपको, शायद ट्रैप्स में दिखेगा, पर इतना एफिशिएंट मूवमेंट नहीं है कि आप डेली रूटीन में आप ये प्रैक्टिस कर पाओ। तो कोशिश कीजिए कि जो बार है ऑस्ट्रेलियन पुलअप में अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के बीच में ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन पुलअप में टारगेट करेंगे 20 to 25 रेप्स। बहुत इजीली टारगेट कर सकता है एक बिगिनर। और जब आपको लगे कि अरे 4 से 5 सेट मैं आराम से कर पा रहा हूँ, तो हम इन्वर्टेड रोज पे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले इन्वर्टेड रोज के लिए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन पुलअप में जो बार का हाइट था वो मेरे लोअर चेस्ट पे था। बिलीव नहीं करते, आओ मेजर कर लेते हैं। ये देखो, लोअर चेस्ट। अभी देखिए इन्वर्टेड रोज के लिए बार का हाइट कहाँ पे है, मेरे नेवल पे, ऑलमोस्ट लोअर स्टमक पे। तो आप मेक श्योर कीजिए कि इसी हाइट पे रहे आपके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अभी यहाँ पे हम नीचे जाएंगे हॉरिजॉन्टली। देखिए यहाँ पे अभी इसको परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो हार्डेस्ट है, जिसमें आपके लेग्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बिकॉज इसमें आप ऑलमोस्ट आई वुड से कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ आप अपना बॉडी वेट लिफ्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे अगर हम बेंड कर लें नीज को, तो ये मूवमेंट थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये देखो। और कई बार क्या होता है ना कि अगर मैं लेग स्ट्रेट भी कर लूँ तो मेरा एंगल ऑफ एग्जीक्यूशन भी चेंज हो रहा है। यानी अगर मैं इस एंगल से पुल करने लगा तो चेस्ट की बजाय चिन पे बार आ रहा है, अनलेस कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा रखा हुआ है जिस पे मैं अपने पैर फिक्स करके थोड़ा सा इस एंगल में जा सकूँ, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे अच्छा ये है कि आप नीज बेंड करके रखिए और अपना सारा फोकस पुल में कीजिए, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि मेरा पैर स्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये मूवमेंट परफॉर्म करते हुए, जो प्रॉब्लम आपको ऑस्ट्रेलियन पुलअप में कभी नज़र नहीं आएगी, यहीं पे ही फील होगी, वो है हिप सिंक, जिसे हम बोलते हैं। देखो, जब हम इन्वर्टेड रोज करेंगे तो आपके हिप ऐसे सिंक हो जाते हैं और फिर आप पुल करते हो ऐसे, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर आपको एफिशिएंटली अपने लैट्स टारगेट करने हैं, लोअर बैक टारगेट करना है, ग्लूट्स टारगेट करना है, तो इसको ऐसे फ्लेक्स करके रखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे। ओके, अभी देखो, जो सेम चीज़ आप अगर ऑस्ट्रेलियन पुलअप में जाओगे वो आपको फील नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है हमारी बॉडी पे कि ऐसे सिंक हो जाए। ये हम बहुत इजीली ऐसे फ्लेक्स करके रख सकते हैं। बट ये आपको, जब आप सेम चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा हिप ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा है, नीचे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको हमेशा ऊपर रखें और फिर पुल करें। सो ये था आपका इन्वर्टेड रोज। सो ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के जहाँ आप 20 to 25 रेप्स कर रहे थे, 4 to 5 सेट्स, यहाँ पे आओगे जब उस प्रोग्रेशन से इस प्रोग्रेशन पे आप स्विच करोगे तो ऑब्वियसली थोड़े से रेप्स आपके घट जाएंगे। तो यहाँ पे फोकस करो कि आप 4 से 5 सेट ही रखो, बट रेप्स आप 8 से 12 के बीच में रखो। कोशिश यही करना कि फॉर्म सही रहे। गलत फॉर्म से 25 के कोई फायदे नहीं है, सही फॉर्म से 8 के बहुत फायदे हैं। देखो, अगर आप इस सीरीज के थ्रू कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर रहे हो या अपना फिटनेस जर्नी इन जनरल स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपका माइंडसेट समझ सकता हूँ, बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं वहाँ पे ही था जब मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था। मेरे पास तो कोई वीडियो भी नहीं था रेफरेंस के लिए, कोई ट्यूटोरियल्स भी ज़्यादा नहीं होते थे उस टाइम पे, 2013-2014 की बात है। तो मैंने खुद से ही ट्रायल एंड एरर से ही सब कुछ सीखा है। तो आई नो वन थिंग वेरी वेल कि यहाँ पे जो मोमेंटम हम बिल्ड करते हैं ना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले 1 हफ्ता जाओगे पूरे जोर शोर के साथ, चलो 1 महीना तक चले गए, आपने परफॉर्म की एक्सरसाइज, डेली वर्कआउट किया, फिर आपका बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि मोमेंटम टूटने लगेगा। फिर वहाँ पे आपको डिसिप्लिन काम में आएगा। आप एक रूटीन सेट कीजिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे निकालना ही है अपनी फिटनेस के लिए। डेली आप इतना तो निकाल ही सकते हो।
और ये कुछ ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ भी नहीं है। आपको एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपके घर में जगह है पुलअप बार, डिप बार, ये सब चीज़ें लगाने की। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है अगर आप घर में ही ये सब चीज़ सेटअप करना चाहते हो। पुलअप बार लगा लीजिए, डिप बार लगा लीजिए, थोड़े से पैलेट्स या फिर पुशअप बार जैसा इक्विपमेंट ले लीजिए स्टार्टिंग में। ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार का है और इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिल्डअप कर सकते हैं। पहले 2 साल जो आपको चाहिए कैलिस्थेनिक्स में एक्सेल करने के लिए, वो सब आपके पास रहेगा। तो आप मोमेंटम को तोड़िए मत। देखिए, अभी जिम जाते हो या आपने कभी जिम जाके एक्सपीरियंस किया है कि कैसे ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मशीन्स होती हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको पुल समझाया है। तो पुल में ऐसा होता है कि आपके पास लैट पुल डाउन होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी मेंबर को अलग से वर्क करना पड़ता है लैट पुल डाउन यूज़ करने के लिए। वो सिंपली जा सकता है, छोटे से छोटा वेट उठा के लैट पुल डाउन मशीन यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही फ़ायदा होता है मशीन्स का। बट कैलिस्थेनिक्स में स्टार्टिंग जो होता है वो हमेशा स्लो होता है। आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले पहले 2-3 महीने, ये मान के चलिए तो ही बेहतर रहेगा। अब अगर ऐसे इंसान हो, ऐसे बिगिनर हो जो चाहता है कि मुझे 2 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, आप मत कीजिए स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स आपके लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत पेशेंस चाहिए, यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए। बट एक बात जान लीजिए, जिस दिन आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, वो उस चीज़ का कंपटीशन कोई भी नहीं है, कोई भी स्पोर्ट में नहीं है। जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होगा। आप कैलिस्थेनिक्स छोड़ भी देंगे कुछ महीने के लिए तो भी आपके गेम्स, आप में स्ट्रेंथ उतना बना रहेगा कि आप 3, 4, 5, 6 महीने बाद भी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं तो फटाफट कैचअप कर पाएंगे। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जॉइंट स्ट्रेंथ, टेंडन स्ट्रेंथ और न्यूरोमस्कुलर लर्निंग। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टार्ट करने का डिसाइड किया है, आप रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लास्ट में रखिए। स्ट्रेंथ पे मेजर कीजिए। आप देखो, रिजल्ट और प्रोग्रेस मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो शीशे के सामने खड़े हो गए, रोज़ चेक किया कि मेरा कितना फैट लॉस हो रहा है। एक वेइंग स्केल पे जाके चेक करना कितना वजन घट रहा है या बढ़ रहा है। और एक होता है कि मेरा स्ट्रेंथ कितना बढ़ रहा है, मेरे फिटनेस एलिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। आज मैं अगर 3 पुलअप कर रहा हूँ तो 3 हफ्ते बाद क्या मैं 5 कर पा रहा हूँ। आज मैं 10 पुशअप कर रहा हूँ तो क्या 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं 15-20 कर पा रहा हूँ। आज मैं इतना लंबा लीप से जंप कर पा रहा हूँ तो क्या मेरा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्या मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, क्या मेरा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है। सो बहुत सारे तरीके हैं जज करने के कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। सो एक ही पैरामीटर पे फोकस मत कीजिए कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे मसल नहीं बढ़ रहे, मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा। बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेक में रखोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आप प्रोग्रेस किस किस चीज़ में कर रहे हो। तो ये थे हमारे पुल मूवमेंट्स मंडे के अपर बॉडी वर्कआउट में। जैसा कि मैंने बताया, अपर बॉडी यानी पुल एंड पुश। अभी हम समझेंगे पुश मूवमेंट्स। तो पुश में सबसे पहले आता है पुशअप्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए एक सिंगल वीडियो में समझने के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि पुश मूवमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तब तक आप पुल मूवमेंट्स को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। So this is your coach Rajan signing out. Stay strong. Subscribe.